अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम ओके, तो हमारे मिड तक का जो सिलेबस है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 3 वो हमने कवर कर लिया है। और अकॉर्डिंग टू द सेमेस्टर इस वीक में आपका जो है वो मिड एग्ज़ाम जो था वो होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम्स आपका मिड एग्ज़ाम और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, आपने वो नोटिफिकेशन देखा होगा, वो जो है वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर अब कंबाइन होंगे आपके साइकोमोटर लैब के साथ। तो हम जो है वो अपनी ऑनलाइन लर्निंग को जो है वो कंटिन्यू करेंगे वीक नंबर 9 से। वीक नंबर 9 के एजेंडा में हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। और उसके स्टार्ट से पहले अगर थोड़ा सा रिकैप कर लें हम कि लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हमने फोरियर सीरीज़ डिफ़ाइन की थी। और उस फोरियर सीरीज़ में हमने जो है वो उसको पहले तो क्यों डिफ़ाइन किया गया, उसके बैक एंड के ऊपर सिग्निफिकेंस क्या था, और उसकी डेफिनेशन के बाद उसमें फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे लिए क्या एडवांटेज था, और वो कौन से सिग्नल्स के ऊपर एप्लीकेबल था, पीरियोडिक के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं या ए पीरियोडिक के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको जो है वो इस के आंसर्स का आइडिया होगा कि फोरियर सीरीज़ का मीनिंग क्या है, वाई वी यूज्ड फोरियर सीरीज़, एंड फोरियर सीरीज़ के लिए जो हम सिग्नल्स यूज़ करते हैं वो पीरियोडिक यूज़ करते हैं या ए पीरियोडिक यूज़ करते हैं। कौन इसको जो है वो समराइज करेगा पूरे चैप्टर नंबर 3 को, कि हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कौन से टॉपिक्स को कवर किया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने उनको क्यों कवर किया था, वाई वी स्टडीड फोरियर सीरीज़। ओके, जो स्टूडेंट्स फरहाद ने मुझे 3 स्टूडेंट्स के मैसेज किए हैं कि उन्होंने कोर्स रजिस्टर किया है फ्रॉम स्टार्ट। तो मुझे कंसर्न अब ये है कि क्या वो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लेंगे, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट 8 वीक्स का जो सिलेबस था वो कवर कर लिया है। तो अगर उन्होंने जो है वो कवर करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो फिर एट द एंड सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप जो हैं वो किसी क्लास फेलो के साथ अटैच्ड हैं और उस पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकते हो। इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स का आइडिया है। हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे रिकॉर्डिंग फॉर्म के अंदर, और मैंने स्लाइड्स भी अपलोड की हुई हैं। तो जस्ट उनको गो थ्रू कीजिएगा, और अगर स्टिल यू हैव एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। प्रीवियस वीक्स के अंदर या चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पीरियोडिक सिग्नल्स को, तो एक जो हमारा क्वेश्चन था कि हम फोरियर सीरीज़ को किन सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो है पीरियोडिक सिग्नल्स। और फोरियर सीरीज़ का मतलब ये है कि हम किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ टी को कन्वर्ट कर सकते हैं सम कोफिशिएंट्स ए के, एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी एक स्पेसिफिक पावर होगी जे के ओमेगा नॉट। इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। और देन हमने यूज़ किया था एक समेशन साइन। तो इसका मतलब है कि इसकी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। के जो है वो आपका 0 से स्टार्ट करेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, और सारे जो वैल्यूज हैं वो सम हो रही होंगी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल को प्रोवाइडेड कि वो पीरियोडिक सिग्नल है, वी कैन कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू एक्सपोनेंशियल्स, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। और एक्सपोनेंशियल्स में कन्वर्ट क्यों किया गया, बिकॉज एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन से हमारे पास जो डिफरेंट मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस थी जो हमने प्रोसेसिंग करनी थी,
वो इजी हो गई, बिकॉज अगर सिंपल एग्जांपल लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है या उसका जो डेरिवेटिव है वो कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। इसको हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल जो है वो इसी फॉर्म में आ जाए। तो दिस इज द बेस ऑफ फोरियर सीरीज, और इसी की बेस से फिर हमने जो है वो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन किया था कि हम अगर फोरियर सीरीज को फाइंड कर लें तो वी कैन आल्सो फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, एलटीआई सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अब इसी डिस्कशन को हमने कंटिन्यू करना है चैप्टर नंबर 4 के अंदर विद लिटिल मॉडिफिकेशंस। तो चैप्टर नंबर 4 से प्रीवियस की अगर हम डिस्कशन करें चैप्टर नंबर 3 तक की, हमने जो भी सिग्नल्स एज एन एग्जांपल यूज़ किए हैं वो सारे सिग्नल्स पीरियोडिक थे। अब चैप्टर नंबर 4 जो है उसको अब फोरियर सीरीज का नाम नहीं दिया जा रहा, उसको अब फोरियर ट्रांसफॉर्म कहेंगे। इसको हम जो है वो नेक्स्ट किसी लेक्चर में क्लियर करते हैं, या आज ही हमारी डिस्कशन हो जाएगी इस पर कि इसको फिर फोरियर सीरीज क्यों नहीं कहते। और सीरीज का मतलब है कि आपके पास मल्टीपल टर्म्स हो रही हैं जो कि ऐड हो रही हैं तो वो एक सीरीज बन रही है। यहाँ पर सीरीज नहीं बनेगी। यहाँ पे हमारी जो टाइम डोमेन है हम उसको कन्वर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। और वो कैसे कन्वर्ट होगी इसको हम फोरियर सीरीज से डिफाइन कैसे करेंगे। अगर सिग्नल पीरियोडिक हो तो क्या होगा, ए पीरियोडिक हो तो क्या होगा, इसको हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं। तो एक जो मेजर क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि हमने उसको फोरियर सीरीज का नाम दिया था, और जब हम चैप्टर नंबर 4 पे आए हैं तो हम इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म का नाम दे रहे हैं। फोरियर सीरीज का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही हैं और एक सीरीज की फॉर्म में बन रही है, जिस तरह आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज और अदर सीरीज हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि हमने अपनी जो इंडिपेंडेंट एक्स का वेरिएबल है टाइम एक्सिस, उसको कन्वर्ट कर देना है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है फ्रीक्वेंसी एक्सिस के अंदर, एंड वाइस वर्सा। फ्रीक्वेंसी को आप वापस टाइम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस टेक्निक से जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, हम अपने टाइम डोमेन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, और इसके अपने एडवांटेजेस हैं, उसको हम साथ साथ कंसिडर करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि फोरियर सीरीज ऑब्वियसली जो है वो पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए थी। तो हम अब चेक करेंगे कि फोरियर सीरीज को हम अगर ए पीरियोडिक के ऊपर यूज़ करें तो, और ए पीरियोडिक सिग्नल का मतलब ये है कि उसमें कोई फाइनाइट टाइम पीरियड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने पीरियोडिक की एग्जांपल ऐसे ली थी कि एक ऐसा सिग्नल जो एक फाइनाइट टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा हो। तो ए पीरियोडिक फिर उसका जो है वो टोटल उल्टा होगा। दैट मीन्स कि एक ऐसा सिग्नल जो किसी भी टाइम के ऊपर रिपीट नहीं कर रहा, वो हर वैल्यू के ऊपर एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, डिस्टिंग्विश वैल्यू दे रहा है। तो एक थ्योरेटिकली हम फिर एज्यूम करते हैं कि जो ए पीरियोडिक सिग्नल हैं जो फाइनाइट टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं करते, उनका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। तो थ्योरेटिकली लेट्स सपोज कि वो इन्फिनिटी के बाद रिपीट करेंगे, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारा रियल एक्सेस ही खत्म हो जाता है। तो एक और रियल एक्सेस ले लेंगे, देन एक और रियल एक्सेस ले लेंगे, तो हमारा जो टोटल टाइम पीरियड होगा ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगर हम टाइम पीरियड को इनफाइनाइट कर रहे हैं तो दूसरे एंड के ऊपर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, and we know what is the relation between time and frequency. Time period of any signal is basically 1 over f. So if you are increasing the time period towards infinity, that means your frequency will be decreased towards 0. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट से आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, और चैप्टर नंबर 4 पे जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी बेस डिफाइन होगी। Stop me if you have any concern or any ambiguity. We are increasing the time period, or theoretically we are going towards infinity. That means कि हमारी frequency जो है will be lesser and lesser and is approaching to 0. तो एक तरफ टाइम जो है वो infinity को अप्रोच कर रहे हैं, and the other way is frequency is approaching to 0.
अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं मैंने एक सिग्नल डिफाइन किया जिसका टाइम पीरियड लेट्स सपोज के सम 4 है, और देन मैं एक इसी से ही फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता हूं, दैट मीन्स कि आई एम डूइंग 1/4 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.25, and you can convert this f into omega by multiplying 2 by। अब अगर मैं टाइम पीरियड को इंक्रीज करके t इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 10 करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/10 होगी एंड दिस विल बिकम 0.1। अब ऑब्वियसली अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो आपके जो मल्टीपल्स थे फ्रीक्वेंसी के, जिनको हमने हार्मोनिक्स का नाम दिया था, उन पे भी इफेक्ट होगा। t इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर मेरी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0.25 है, तो मेरा सेकंड हार्मोनिक कहां पे होगा? दिस मल्टीप्लाई बाय 2, 0.5, and then similarly you can find the third harmonic and the fourth harmonic. But if my time period is 10, the fundamental frequency is 0.1 and the second harmonic will be 0.2. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दो केसेस जो हैं t is equals to 4 and t is equals to 10, इन दोनों में हार्मोनिक्स जो है वो क्लोज किस कैटेगरी के लिए होंगे? t is equals to 4 के लिए ज़्यादा क्लोज होंगे या t is equals to 10 के लिए ज़्यादा क्लोज होंगे, एंड वाई? सर 10 के लिए इसलिए क्योंकि उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स भी कम होते जाएंगे, और जितने कम होते जाएंगे इसका मतलब वो क्लोजली एक दूसरे के जो है वो पास आते जाएंगे। पहले जो हमारा डिफरेंस था वो 0.25 का था, ठीक है, पहला 0.25 पे आया, दूसरा 0.5 पे आया, एंड देन इस तरह से चल रहे हैं। अब हमारा जो डिस्टेंस है एक हार्मोनिक से दूसरे हार्मोनिक तक जाने का वो 0.2 है, सॉरी 0.1 है। तो 0.25 से 0.1 पे आ गए हो, दैट मीन्स कि आपके जो हार्मोनिक्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, बिकम्स क्लोजर इफ यू आर इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड। इसको अब हम इस फिगर से देखते हैं। यहाँ पे आपने कोई टाइम पीरियड डिफाइन करवाया फिगर नंबर 1 के अंदर, तो आपके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हार्मोनिक डिफाइन हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 के ऊपर, एंड देन फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। जैसे ही आप टाइम पीरियड इंक्रीज करोगे आपके हार्मोनिक्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, एंड इफ यू आर स्टिल इंक्रीजिंग योर टाइम पीरियड, हार्मोनिक्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं, और हार्मोनिक्स का डिस्टेंस 0 कब होगा? जब t इनफिनिटी होगा सर। When t is equals to infinity. Very good. For t is equals to infinity, f is equals to 0, and if f is equals to 0, any multiple of this f is 0. That means कि t infinity के ऊपर अब आपके जो हार्मोनिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड होकर जुड़ गए हैं। तो इसको फिर दूसरे एंड के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो कॉन्टिन्यूस सॉरी डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर जो सैंपल्स नजर आ रहे थे ना आपको, फर्स्ट ओमेगा सेकंड ओमेगा डिस्क्रीट डाटा है, ये कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? फॉर t इज इक्वल्स टू इंफिनिटी हमारे हार्मोनिक्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो हो गए हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जीरो है। अगर डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब है हम कॉन्टिन्यूस सिग्नल ले रहे हैं, हम कोई भी स्टेप अब स्किप नहीं कर रहे, हमारा स्टेप साइज जीरो है। और अगर आपका स्टेप साइज 0 है एंड यू आर डिफाइनिंग अ कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, द थर्ड बुलेट, लास्ट बुलेट, योर समेशन साइन विल बिकम इंटीग्रल। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्कशन? और इस पूरी स्लाइड की डिस्कशन से हमारी पूरी अब नेक्स्ट चैप्टर की जो है वो थ्योरी स्टार्ट होगी कि ए पीरियोडिक करने से ही हमारा जो टोटल सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। पीरियोडिक के केस के लिए
हम इजीली डिफाइन कर सकते थे समेशन साइन, देन उसका एक्सपोनेंशियल वर्जन, देन उसके साथ ए के मल्टीप्लाई करते थे। जैसे ही हमने एक सेकंड कंडीशन ये लगाई है कि सिग्नल इज ए पीरियोडिक, हमारी सारी की सारी फोरियर सीरीज की थ्योरी ही चेंज हो गई है। हम वहाँ पे समेशन यूज़ नहीं कर सकते, हम अब हार्मोनिक्स नहीं ले सकते, हम के की वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते 0 1 2 3 4 5। हम अब इंटेग्रल यूज़ करेंगे और देन नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि आप फार्मूलाज के अंदर चेंजिंग्स क्या आएंगी। तो इसलिए आप इसको फोरियर सीरीज का नाम नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ सम नहीं हो रहा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स डिफाइन अ सिग्नल x ऑफ t। अब x ऑफ t जो फिगर नंबर ए के अंदर आपको नजर आ रहा है, दिस सिग्नल इज ए पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है, इसलिए आपको इसका कोई रेप्लिकेशन भी नजर नहीं आ रहा। ये माइनस इन्फिनिटी से जो स्टार्ट होगा, t1 मीन्स माइनस इन्फिनिटी एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएगा, एंड इंडिपेंडेंट एक्सिस इज योर टाइम एक्सिस। अब हमने जो थ्योरी बनाई थी माइंड के अंदर, हमने कहा था कि अगर ये पीरियोडिक नहीं है दैट मीन्स कि ये पीरियोडिक होगा फॉर इन्फिनिट टाइम पीरियड, तो हमने फिर इसके मल्टीपल्स बना दिए। लेकिन प्रोवाइडेड कि हम जब t लिख रहे हैं, जिस टाइम के ऊपर ये रिपीट कर रहा है वो t इन्फिनिटी है, तो अब इसको आपकी बुक के ऊपर वो x ऑफ t से डिफाइन कर रहा है, और इसको डिफाइन कर रहा है x के ऊपर एक नेगेशन साइन से। x हैट का नाम दे देते हैं इसको, या x बार का नाम देते हैं। एक सिग्नल x ऑफ t है जो कि परफेक्ट x ऑफ t है, जिसको हम यूज कर रहे हैं, और एक सिग्नल थ्योरेटिकल सिग्नल है कि इन्फिनिटी के बाद वेयर t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी ये सिग्नल रिपीट करेगा। तो हमने मल्टीपल्स बना दिए। अब आते हैं बैक टू फोरियर सीरीज। अगर ये सिग्नल पीरियोडिक है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे जाके पीरियोडिक है, लेकिन अगर ये पीरियोडिक है तो फोरियर सीरीज अप्लाई हो सकती है। लेट्स अप्लाई फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज कहती है कि हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को, वेयर पीरियोडिक सिग्नल इज x हैट, x बार, तो x बार सिग्नल को वी कैन कन्वर्ट इनटू समेशन साइन इनटू सीरीज टर्म्स, और सीरीज टर्म्स के अंदर जो है हमारे पास एक एम्पलीट्यूड होगा और एक उसके साथ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ये है जी हमारी फोरियर सीरीज की डेफिनेशन। अब इसके अंदर मेजर पार्ट ये है कि हमने ए के फाइंड करना है। अब ए के फाइंड करने का फार्मूला लास्ट चैप्टर हम काफ़ी एग्जांपल्स में इसको जो है वो यूज़ कर चुके हैं। 1 ओवर टोटल टाइम पीरियड, और जितना भी आपका सिग्नल डिफाइन है, हमारा सिग्नल जो है वो अगर हम एज्यूम करें कि वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, और देन signal as it is and then your exponential term, and we need to integrate this x of t into dot exponential। तो ये हमारे फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट का जो है वो एक जनरलाइज्ड फार्मूला है। अब इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल कन्वर्ट करें तो माइनस टी बाई टू जो है वो माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू तक अगर हम देखें, ये वाला जो सिग्नल है ये डिफाइन हो जाएगा इस लिमिट के अंदर। जो मिडल वाला सिग्नल है, माइनस टाइम से लेकर प्लस टाइम तक हम जस्ट ओरिजिन वाला सिग्नल ले रहे हैं, और बाकी जो है वो ऑब्वियसली उसके रेपिटेशंस हैं इन्फिनिटी के बाद। तो अगर हम ये मिडल वाला जिसको मैंने क्लोज कर दिया है एक्स स्क्वायर के अंदर, ये वाला सिग्नल ले रहे हैं, दिस सिग्नल इज बेसिकली एक्स ऑफ टी। तो इसने एक्स बार की जगह पे अब डायरेक्टली एक्स ऑफ टी ही लिख दिया है, क्योंकि इन लिमिट्स के अंदर सिग्नल एक्स ऑफ टी ही है। ठीक है, एंड अदर थिंग्स आर सेम, माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। और हमें ये भी आइडिया है कि ये जो हम लिमिट्स ले रहे हैं ये लिमिट्स इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो हमने माइनस टी की जगह पे माइनस इन्फिनिटी लिख दिया है और पॉजिटिव टी की जगह पे पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दिया है। अब ये डिफरेंट हुआ है। ठीक है, प्रीवियसली हमारे पास ऑब्वियसली एक फाइनाइट नंबर होता था, अब वो फाइनाइट नहीं है। ये सिग्नल एक टाइम पीरियड इन्फिनिटी के बाद रिपीट करेगा, और हम चाहते हैं कि इसकी फोरियर सीरीज के लिए कोई जो है हम फार्मूला फाइंड कर सकें। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एज इट इज योर फार्मूला, जो भी आपकी इंटीग्रेशन की टर्म्स होती हैं अंदर। अब इसके अंदर ये जो आपका
इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, इसको हम जो है वो किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में अलग डिफाइन करते हैं, एंड दिस रिलेशन इज वेरी यूजफुल। इसको हम नाम देते हैं एक्स ऑफ जे ओमेगा का। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो नोट करने वाला ये है कि नॉर्मली जब हम लिखते हैं एक्स ऑफ टी, यहां यूज हुआ है एक्स ऑफ जे ओमेगा। एक्स ऑफ टी हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज एक्स ऑफ टी की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। लेकिन जब हम एक्स ऑफ जे ओमेगा लिखेंगे, दैट मीन्स कि हमने अपने सिग्नल एक्स ऑफ टी की टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। अब ये सिग्नल टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दिस सिग्नल इज डिपेंडिंग ऑन द ओमेगा वैल्यू, जे इज अ कांस्टेंट। तो ओमेगा की वैल्यू अगर चेंज होगी, दिस सिग्नल विल शो यू डिफरेंट बिहेवियर, और फॉर टी दिस इज शोइंग यू डिफरेंट बिहेवियर। टाइम डिपेंडेंट सिग्नल या टाइम डोमेन सिग्नल, and this signal is called frequency domain signal। तो ये जो आपको एक रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड थ्रू आउट दिस चैप्टर टू कन्वर्ट एक्स सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक हो गया। अब इसी वेरिएबल को हम डायरेक्टली इस एनक्लोज्ड टर्म की जगह पे पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरह के हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन जाएगी। 1/t एज इट इज आ जाएगा, और x ऑफ जे के ओमेगा नॉट जो है वो इस पूरे फैक्टर की जगह पे आ जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला जो है वो ये डिफाइन हो गया है, और ये फार्मूला बेसिकली कन्वर्ट कर देगा टाइम से फ्रीक्वेंसी के अंदर, और इससे हमारे पास ए के आ गया है। इस ए के कोफिशिएंट को वी कैन यूज दिस इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे हमें एक की ही रिक्वायरमेंट थी, तो अगर मैं एक की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करूं, तो आपके पास जो टोटल फोरियर सीरीज डिफाइन होगी किसी भी ए पीरियोडिक सिग्नल की, वो इस फॉर्म के अंदर आएगी। अब यहाँ पे आपको ए के की जगह पे एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट फाइंड करना है, और वो जे के ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन से आएगा, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट थिंग इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट की फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इसी रिलेशन को अगर मैं इस डिनोमिनेटर में जो टाइम पीरियड का टी लिखा हुआ है यूज कर लूं, तो मैं इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, पुट t इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट। तो t की जगह पे 2 पाई आ जाएगा, एंड ओमेगा नॉट को इसने जो है वो अपर साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगेन वही वाली चीजें, टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। अगर टाइम पीरियड इन्फिनिटी है तो ओमेगा नॉट क्या होगा? जीरो। For t approaches to infinity, omega naught will be approaching to 0। और अगर ओमेगा नॉट 0 को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो डिफरेंट हार्मोनिक्स बन रहे थे उनके दरम्यान डिस्टेंस कम होता जा रहा है। अगर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, दैट मीन्स कि दिस समेशन साइन विल बी रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रेशन साइन। और ये वाला जो ओमेगा नॉट है, अब ओमेगा नॉट कोई नंबर नहीं है, ये एक स्मॉल क्वांटिटी होगी जो अप्रोचेस टू 0 होगी, एंड यू कैन राइट इट डी ओमेगा, जो कि इंटीग्रेशन की एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म होती है। सो ये फार्मूला कन्वर्ट होकर ये बच जाएगा 1/2 पाई एज इट इज, समेशन विल बिकम इंटीग्रेशन x ऑफ जे ओमेगा एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल टर्म आपकी
and omega naught will be replaced by d omega because omega naught is not a finite number. और इस लास्ट फार्मूला के अंदर अगर हम चेक करें तो आपको x ऑफ t मिल गया है, लेकिन x ऑफ t के लिए आपको पहले जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन का पता होना चाहिए। तो अब दो फार्मूलाज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये हैं। एक फार्मूला को हम बोलते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब ये फार्मूला आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन के अंदर कन्वर्जन करेगा। एंड वन इज फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स कि ये फार्मूला टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो दो हो गए। एक टाइम में हमारे पास सिग्नल ऑलरेडी होता है तो उसको फ्रीक्वेंसी के अंदर लेके जाना है। फार्मूला नंबर 2 विल बी यूज्ड, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन का आइडिया हो गया, हमने जो चीज़ें चेक करनी थी वो कर ली और वापस लेके आना है, then you will use inverse Fourier transform, and these two formulas will be used in each and every problem related to chapter number 4. ठीक है, तो अब आपकी फोरियर सीरीज नहीं डिफाइन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफाइन हो गई है। एनी क्वेश्चन? चलेंगे। और ऑब्वियसली जो चीज़ें हमारे पास, जो कंडीशंस, जो रूल्स फोरियर सीरीज के ऊपर अप्लाई होते थे कि सिग्नल जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए, वो इन्फिनिटी से कम होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमास और मिनिमास जो हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, डिसकॉन्टीन्यूटीज़ जो हैं वो फाइनाइट होनी चाहिए, वो सारे रूल्स यहाँ अप्लाई होते हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक रूल वायलेट करेगा, आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। Okay, example number 4.1, the first example of chapter number 4. Signal x of t given है. The question is find the Fourier transform. That means कि इस सिग्नल की टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्जन करनी है। अब फार्मूलाज हमारे फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। फार्मूलाज क्या था? अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म करनी है तो x ऑफ t सिग्नल को एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करो और लिमिट्स के साथ उसको इंटीग्रेट कर दो, जितनी भी लिमिट है डिफाइंड, एंड dt। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगी, पहले मुझे वो बताओ। 0 से इन्फिनिटी सर। 0 से इन्फिनिटी, व्हाई नॉट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी? यूनिट स्टेप फंक्शन। बिकॉज ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। वेरी गुड। तो हम जो है वो x ऑफ j ओमेगा का एक फार्मूला लिखते हैं, एंड x ऑफ j ओमेगा डिफाइन होगा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बिकॉज ऑफ दिस यूनिट स्टेप फंक्शन। इससे पहले x की वैल्यू ही 0 है। यस, एनी क्वेश्चन? सर 1 टू इन्फिनिटी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 है। वो a ग्रेटर देन 0 है बेटा। a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के अंदर जो है वो कांस्टेंट है। इन्फिनिटी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 है। मैं बता रहा हूँ, u ऑफ t एक सेपरेट चीज है। u ऑफ t को अगर हम डिफाइन करें, u ऑफ t का ग्राफ कुछ इस फॉर्म का होता है, एग्जैक्टली 0 के ऊपर 1 एंड देन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 1। ये जो आपको a एक्सपोनेंशियल में नजर आ रहा है, ये जिस इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल के साइन के साथ माइनस ही रहेगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि a की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। दो केसेस हो सकती है ना, अगर मैं लिखूं एक्सपोनेंशियल ऑफ -80, अगर a की वैल्यू नेगेटिव हुई तो दिस विल बिकम एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉजिटिव 80। तो ये चीज यहाँ इंश्योर हो रही है कि ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकती। एक्सपोनेंशियल -80 का मतलब है एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 ऑलवेज। अब a की जो भी वैल्यू सिलेक्ट करोगे वो माइनस ही होगी बिकॉज ऑफ दिस
माइनस साइन विद एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं a की वैल्यू को नेगेटिव लेता हूं तो वो नेगेटिव जो है वो एक्सपोनेंशियल के इटसेल्फ नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा और टोटल नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे। तो ये वाला केस इस एग्जांपल में नहीं है। इस कंडीशन को ये वाली इक्वेशन डिफाइन करती है, इसका u ऑफ t से कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये पूरा सिग्नल डजेंट मैटर कि वो नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, स्टार्ट जीरो से ही करेगा क्योंकि वो u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉइंट समझ आया? u ऑफ t इज अ सेपरेट थिंग और एक्सपोनेंशियल के साथ आपने क्या करना है वो सेपरेट है। तो एक्सपोनेंशियल का सिग्नल तो साइड पे रखो ना, पहले ये चेक करो कि जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है। मल्टीप्लाई कह रहा है कि मैं जीरो से पहले तो वैल्यू देनी नहीं है कोई, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक एक लिमिट लेंगे और उसमें जो भी सिग्नल लेंगे वो u ऑफ t से मल्टीप्लाई होगा और u ऑफ t वहां पे जीरो है। ठीक हो गया? अब हमारा जो सिग्नल है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एटी है। अब साथ u ऑफ t अटैच करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें पता है कि इन लिमिट्स के लिए u ऑफ t 1 है। दिस इज नॉट जीरो, दिस इज a। और इसके साथ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमें मल्टीप्लाई करवाना है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट नहीं है, ठीक है? तो ये एक कांस्टेंट नंबर नहीं है, वेरिएबल, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। जिस तरह टाइम डोमेन है, ये ओमेगा डोमेन है। नॉट डी टी। अब दो एक्सपोनेंशियल्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स पावर्स को आप ऐड अप कर सकते हो और पावर्स को ऐड अप करके मुझे इस इंटीग्रेशन का जो है वो आंसर बताओ क्या आएगा। ये एक स्टेप कर लेते हैं, पावर को हम ऐड अप कर देते हैं ताकि जो है वो एरर के चांसेस कम रहें। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, हम एज इट इज कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस ए और ये हो जाएगा आपका प्लस जे ओमेगा और टी जो है मैं दोनों में कॉमन ले रहा हूं डॉट डी टी। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो जो है आप एज इट इज लिख दोगे विच इज ए प्लस जे ओमेगा और साथ नेगेटिव साइन भी है और जो एक्सपोनेंशियल की टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएंगी विच इज माइनस ए प्लस जे ओमेगा इंटू टी। और अब जो लिमिट्स हैं वो जीरो से इनफाइनाइट है। अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं तो आंसर क्या होगा? For t is equals to positive infinity. So minus a plus j omega. माइनस व्हाट? जीरो से और जीरो क्यों होगा? सर e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं t की जगह पे तो t अगर इन्फिनिटी है मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बिकम इन्फिनिटी और हमारे पास जो फाइनल कुछ बनेगा वो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा विच कैन बी रिटन एज 1 ओवर e रेज टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी which can be written as 1 over infinity which is 0। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो यहां तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आ गया। अगर मैं सेकंड लिमिट पुट करता हूं 0 वाली तो एक्सपोनेंशियल का आंसर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ t इज इक्वल टू 0 मीन एवरीथिंग इज 0, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 विच इज 1 और जो चीज रिमेनिंग होगी दिस माइनस साइन और जो लोअर लिमिट का माइनस साइन है उसकी जगह पे मैं प्लस लिख रहा हूँ अब दोनों माइनस की जगह पे और यहाँ आएगा 1 प्लस ए प्लस जे ओमेगा 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा। सो दिस इज
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी। और अगर आप इस इक्वेशन को देखो जो लास्ट में हमने फाइंड आउट की है, आपकी टी का कोई भी एलिमेंट अब प्रेजेंट नहीं है, एक वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल इज ओमेगा। सो थिंग्स विल चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रीक्वेंसी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एग्जांपल? नो सर। इसी के एक्सटेंशन जो लास्ट आपने क्वेश्चन भी किया था कि ए की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो हम जो है इसको नेगेटिव इन्फिनिटी या 1 से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो है वो कुछ इस तरह का केस है। अब यहाँ पे u ऑफ टी स्किप हो गया। अगर u ऑफ टी स्किप हो गया तो अब आपको लिमिट्स जो हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि सिग्नल्स का बाउंड डिफाइन ही नहीं है। तो इसको दो पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। We want to find x of j omega, the Fourier transform of the signal, the frequency domain of the signal। एक इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट में आप अगर यूज करो तो एक्सपोनेंशियल ऑफ पॉजिटिव at हो जाएगा, जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कशन किया था। एंड डॉट हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j ओमेगा इंटू टी डॉट डी टी प्लस जो सेकंड इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगी, और यहाँ होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए टी डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा इंटू टी डी टी। तो अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर t की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव है, अगर इस लिमिट के अंदर है तो t की वैल्यू नेगेटिव है। वो वैल्यू इस नेगेटिव के साथ मिलकर यहाँ पॉजिटिव बना देगी। अगर t की वैल्यू 0 से ऑनवर्ड है, पॉजिटिव है, तो वो वैल्यू पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलेगी, तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा और बाकी फार्मूला एज इट इज है। तो ठीक है, तो एक अगर हम लिमिट्स डिफाइन नहीं कर रहे तो एक ही इक्वेशन या एक ही सिग्नल के दो पार्ट्स बन जाएंगे। और प्रीवियसली हमने कहा था कि u ऑफ t था, इसलिए हम जस्ट अपर लिमिट ले रहे थे -1। अब अगर लोअर पार्ट भी है तो इसका मतलब है वो टाइम डोमेन वाला माइनस साइन और जो ओरिजिनली माइनस साइन है वो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे। अब एक मेथड तो ये है, इसको आप सॉल्व करो। दूसरा मेथड ये है, यू कैन यूज डायरेक्ट रिजल्ट्स इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट। अगर आपको प्रैक्टिस है तो। किस चीज की प्रैक्टिस? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए टी का आंसर 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा है अपर लिमिट्स के लिए, 0 से इन्फिनिटी के लिए। तो ये जो सेकंड टर्म है ये एग्जैक्टली वही है, जस्ट राइट 1 ओवर a प्लस जे ओमेगा। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आ गया, और अगर वहां माइनस था, सॉरी अगर यहां प्लस है तो इसकी जगह पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हम माइनस लिख सकते हो, a माइनस जे ओमेगा, और ऑब्वियसली ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। तो प्रीवियस एग्जांपल को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने इस फार्मूला को यूज किया था, अपर लिमिट्स पॉजिटिव लिमिट्स, आंसर आया था 1 ओवर जे ओमेगा। यू कैन सॉल्व अगेन और यू कैन यूज डायरेक्टली द रिजल्ट। यहाँ पे जस्ट साइन का डिफरेंस है, तो आप जो माइनस की जगह पे, सॉरी पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर लिया, और एज इट इज इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे द आंसर विल श्योरली बी 1 ओवर a माइनस जे ओमेगा। इसको अगर आप जो है वो ऐड कर लो कॉम्प्लेक्स डोमेन के अंदर, दिस विल बिकम 2 टाइम्स a ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। स्टिल योर टाइम वेरिएबल इज एब्सेंट, the only independent variable is omega. So if you are changing the value of omega, you will get different output.
सो क्लोजली आपने एनालाइज ये करना है कि आपकी टाइम डोमेन की लिमिट्स क्या होंगी। जस्ट आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब एक सिंपल सा काम करते हैं, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी। फॉर्मूलाज हमें पता है, वेयर एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी योर सिग्नल एक्स ऑफ टी डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा टी टी टी। एक्स ऑफ टी की जगह पे इम्पल्स आ जाएगी और इसका आंसर क्या होगा? सर 1। और 1 क्यों होगा? The unit step function is impulse function. इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन है, और इम्पल्स फंक्शन जो है वो डायरेक्टली जीरो के ऊपर इम्पल्स है। तो अगर इम्पल्स जीरो के ऊपर है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो से पहले पहले तक सारा सिग्नल जीरो है। ऑब्वियसली जीरो के बाद से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारा सिग्नल स्टिल जीरो है। तो सिग्नल जस्ट जीरो के ऊपर डिफाइंड है। तो अगर मैं जीरो के ऊपर सिग्नल की डेफिनेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल भी टाइम जीरो के ऊपर डिफाइन होगा। और अगर एक्सपोनेंशियल टाइम जीरो के ऊपर डिफाइन हो रहा है, इस पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ओवरऑल आंसर 1 आएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट्स के लिए ये जीरो है, इंटीग्रेशन की जस्ट एक वैल्यू के लिए विच इज टी इज इक्वल टू जीरो ये सिग्नल डिफाइन होता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता, क्योंकि एक ही पॉइंट है। तो एक ही पॉइंट को हम इंटीग्रेशन के अलग भी लिख सकते हैं, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली टी इज इक्वल टू जीरो। सो हर एक टर्म की जगह पे टी इज इक्वल टू जीरो रख दो। एक्स ऑफ टी इज का मतलब है इम्पल्स ऑफ टी, इम्पल्स ऑफ जीरो मीन्स 1 dot exponential of j omega t, and t is equals to 0, that means exponential of 0, and the overall answer will become 1. ये वही चीज है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4.4। एग्जाम्पल 4.4 के अंदर हम जो है वो एक स्क्वायर विंडो ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर विंडो ले रहे हैं, इसको रेक्ट फंक्शन भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर विंडो जो है वो -t1 से लेकर +t1 तक डिफाइंड है, और उस पे उसकी वैल्यू 1 है, और उसके पॉजिटिव साइड पे उसके नेगेटिव साइड पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो ऑब्वियसली ए पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब मैं इसको जो है वो अगर डायरेक्टली इसकी इक्वेशन को यूज करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके एक्स ऑफ जे ओमेगा को फाइंड करने के लिए व्हाट विल बी योर लिमिट्स। -t1 से t1 से। द लिमिट्स विल बी -t1 से लेकर t1 तक, और ऑब्वियसली इन लिमिट्स के अंदर सिग्नल की वैल्यू 1 है, तो मैंने डायरेक्टली उसकी जगह पे 1 लिख दिया है। और वो 1 एक्स फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ऑफ द फार्मूला कंडीशंस, और इसको हमने अब इंटीग्रेट करना है। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो ये बन जाएगा -1 ओवर जे ओमेगा जो है वो कांस्टेंट डिवाइड हो गया, डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ -j ओमेगा टी एज इट इज आ गया, विद लिमिट्स -t1 से लेकर +t1 तक। इसको अगर मैं यूज कर लूं, -1 ओवर जे ओमेगा इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -j ओमेगा अपर लिमिट
माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा प्लस जे ओमेगा T1। ये जो कॉमन माइनस साइन है, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव साइड जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगी और नेगेटिव साइड जो है वो ये हो जाएगी। माइनस जो है वो अगर पहले के साथ मिलेगा वो माइनस बन जाएगा, तो उसको मैंने सेकंड साइड पे लिख दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे विद पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, तो उसको मैंने जो है वो फर्स्ट टर्म में लिख दिया है। डिवाइडेड बाय जे और ऑब्वियसली डिवाइड बाय ओमेगा भी है। अगर मैं इस टर्म को 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये जो आपके पास सेकंड पैरामीटर है, दिस इज अ साइन फंक्शन। सो दिस होल थिंग विल बिकम 2 over omega into sine of omega t1, and this can be written as 2 into sine of omega t1 over omega। और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने से हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज सिंक फंक्शन। सिंक फंक्शन आपने किसी अलजेब्रा की क्लास में पढ़ा है? नो सर। आपने मैथ के किसी कोर्स में सिंक फंक्शन नहीं पढ़ा? क्यों भाई? नो सर। नो सर। आधे यस सर, आधे नो सर। नो सर, साइन और कोसाइन पढ़े हैं, सिंक नहीं पढ़ा सर। चलें, इस पे जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एज पर द डेफिनेशन सिंक फंक्शन जो है, हमारे पास टाइम कितना है? चलिए ये स्लाइड कर लेते हैं। सिंक फंक्शन जो है वो कुछ इस फॉर्म के अंदर डिफाइंड होगा, वेयर सिंक ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। साइन के अंदर जो भी आप ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट दे रहे हो, जो भी वेरिएबल, जो भी टर्म लिख रहे हो, वो उसके साथ डिवाइड भी होगी। इस पूरी टर्म को आप सिंक फंक्शन का नाम देते हो, ठीक है? तो सिंक ऑफ एक्स जो है वो अगर साइन पाई एक्स आपकी ब्रैकेट्स के अंदर है तो पाई एक्स से ही वो सिग्नल डिवाइड होगा। और इस सिग्नल में जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं। इस सिंक फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि सिंक फंक्शन की जो हर वैल्यू है वो साइन वैल्यू होगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड डिके कर रहा होगा विद एवरी इंक्रीमेंट इन द एक्स या एवरी इंक्रीमेंट इन द थीटा। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आपका एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा होता जाएगा। एक फंक्शन ये है। आपके जो जीरो हैं, जो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहां पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड जीरो होता है, वो 0 1 2 3 हैं। सॉरी, जीरो नहीं, 1 2 3 है। या अगर आप इसको पाई की टर्म में डिफाइन कर रहे हो तो वो प्लस पाई, 2 पाई, 3 पाई, एग्जैक्टली जिस तरह आपका साइन फंक्शन होता है। साइन भी आपका पाई के ऊपर जीरो होगा, 2 पाई के ऊपर जीरो होगा, 3 पाई के ऊपर जीरो होगा। सेम ये भी वही वाला पैटर्न फॉलो करता है, बट इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस डिनोमिनेटर टर्म। तो अगर आपने इस तरह का कोई सिग्नल देखा है, दैट मीन्स आप एक साइन सिग्नल बनाओगे और उस साइन सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उस पर डिक्रीज कर रहा होगा। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने ये करना है कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है? थर्सडे को। आपके पास जो है वो थर्सडे तक आप लोगों ने एक काम ये करना है कि गो टू गूगल के ऊपर जाकर आपने लिखना है सिंक फंक्शन, और सिंक फंक्शन में आपने उसको देखना है
कि सिंक फंक्शन जो है वो आपके डिफरेंट साइन सिग्नल के साथ कोसाइन सिग्नल के साथ कैसे डिफरेंट है, ठीक है। और देन आप नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि आप लोगों को वो पता होगा, और अगर आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम की कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, देन आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं लेक्चर के स्टार्ट से पहले थोड़ा सा उस पर आपको एक डेमो दे दूंगा, प्रोवाइडेड कि आप उसको पढ़ के आओ। और ऑब्वियसली अगर जिस तरह हमारे पास एक प्रैक्टिस चलती आ रही है कि अगर मैं क्वेश्चन करूंगा, आप ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा एंड यू विल बी क्वाइट, आप लोग आंसर नहीं करोगे, आई विल सिंपली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अप टू यू गाइस, अगर आप लोग जो है वो इसको स्टडी करते हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड नेक्स्ट टॉपिक्स। यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं। लेट मी क्लोज दिस PowerPoint। और आप लोगों की जो असाइनमेंट हमने मैटलैब के ऊपर पेंडिंग की हुई है उसको ऑलमोस्ट मैंने डिज़ाइन कर लिया है। पॉसिबली 1-2 डेज़ के अंदर अंदर मैं असाइनमेंट आपके टीम्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा, और ड्यू डेट से पहले पहले आपने उसके मैटलैब कोड्स को जनरेट करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग मैटलैब की प्रैक्टिस कर रहे हो एंड दैट असाइनमेंट विल कंटेन 10 मार्क्स इन योर एब्सोल्यूट, और उसका CLO3 है अगर आपने CLOs चेक किए हुए हो। और CLO3 जस्ट आपका मैटलैब है, वो वापस रिपीट नहीं होना। अगर आप असाइनमेंट के अंदर गुड स्कोर नहीं करते, मतलब आप 50% स्कोर नहीं करते, तो आप CLO3 के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड फेल हो जाओगे, बिकॉज ये वाली असेसमेंट अब दोबारा नहीं आएगी। तो मेक श्योर कि आप मैटलैब की प्रैक्टिस कर रहे हो, मैटलैब की कमांड्स की जो है वो ग्रिप कर रहे हो, और जो चीज़ें मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी। यू हैव टू डू सम मैथ, यू हैव टू डू सम सर्च, you have to find different commands, you can use help of MATLAB, you can use Google, you can use different forums। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क और थोड़ा सा जो है वो ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। वो डिज़ाइन एग्जांपल्स होंगी, एनालाइज एग्जांपल्स होंगी, और पॉसिबली जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होंगी। सर टाइम लिमिट कितनी होगी हमारे पास? उसको जो है हम 10 मार्क्स की है, तो आई अज्यूम कि आप उसको विद इन 1 वीक जो है वो कर सकते हो। 1 वीक इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। यस सर। ठीक है, तो 1 वीक उसका हम टाइम दे देंगे ताकि जो है वो आप उसके पास एक लाइव टाइम स्पैन हो जिसके अंदर आप उसकी प्रैक्टिस कर सको बार बार। Obviously you can discuss with your fellows, you can discuss with me if you do not understand any problem written in the assignment। लेकिन उस टाइम के अंदर फिर आपके पास जो है वो उसको मैनेज करना पड़ेगा, एंड देन आप मेक श्योर कि उसको एक प्रॉपर आप जो है वो फॉर्मेट के अंदर मुझे सबमिट करो ताकि आपके मार्क्स की डिडक्शन ना हो। असाइनमेंट का मतलब है कि यू हैव द चांस टू गेट फुल मार्क्स। यस, वो कोड रिलेटेड ही होगा। आपने कोड्स ही बनाने हैं मैटलैब के ऊपर, और आपने उन्हीं कोड्स को फॉर एग्जांपल वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है अलॉन्ग विद द वेव फॉर्म्स, ग्राफ्स अगर कोई उसमें आते हैं तो, और वही फाइल आपने मुझे जो है सेंड कर देनी है। नहीं सर, जो हमने प्रैक्टिस की है आपने प्रैक्टिस किए थे वो क्या करूं? सर, जो क्लास में किए थे वो आपने शेयर नहीं किए सर, टीम्स पे मिले नहीं हमें सर। मैंने किए थे, लेट मी चेक अगेन। यस सर, मिल गए तो। आपने चेक करना है उसको, क्लास मटेरियल के नाम से एक प्रकार से फोल्डर बना हुआ है। क्लास मटेरियल्स के अंदर जाके आपने फाइंड करना है मैटलैब कोड्स की एक RAR फाइल है, ठीक है। तो अवेलेबल है, मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ पे लिस्टेड है, तो वहाँ से उसको एक्सेस करो। ओके सर। ओके क्लास, इसको फिर यहाँ वाइंड अप करते हैं। हमारा टाइम ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गया है, तो आपने नेक्स्ट लेक्चर में जाना होगा। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।